नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य वीथिका पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। उन्होंने विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है, जो कि विराम चिन्ह प्रत्येक परीक्षाओं में, चाहे वह किसी भी स्तर की परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। या तो विराम चिन्हों की पहचान को लेकर या फिर शुद्ध वाक्यों में विराम चिन्हों को लेकर प्रश्न बनते हैं। तो इस क्लास में हम कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और ये वीडियो किसी भी स्तर के लिए, चाहे वह टीजीटी, पीजीटी या अन्य सभी परीक्षाएं, नेट, बीपीएससी, हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई जहाँ पर विराम चिन्ह सिलेबस में लगे हुए हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वाक्यों में शब्दों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने में ठहरने के लिए लेखों में जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्यों में शब्दों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने में ठहरने के लिए लेखों में जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये कुछ विराम चिन्ह पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, द्विबंधु, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, आगे हम सभी चिन्हों को पढ़ेंगे। देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों का परिभाषा सहित वाक्यों में सटीक प्रयोग नीचे दिया गया है, जिसका उनका अर्थ स्पष्ट होता है। तो देखते हैं। पहला हमारा है पूर्ण विराम। ये इसका चिन्ह है। परिभाषा है वाक्य के पूरी तरह समाप्त होने पर पूर्ण ठहराव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो पूर्ण विराम है, इसकी परिभाषा है कि वाक्य के पूरी तरह समाप्त होने पर पूर्ण ठहराव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वाक्य प्रयोग जैसे कि वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता है। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता है, यह पूर्ण विराम लगा हुआ है। आगे देखते हैं। नंबर 2, अल्प विराम। ये इसका चिन्ह है। परिभाषा है वाक्य में जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना हो या समान शब्दों को अलग अलग करना हो, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य प्रयोग जैसे कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भाई थे। तो आप यहाँ देखेंगे अल्प विराम और अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। राम अल्प विराम लक्ष्मण, अल्प विराम का प्रयोग भरत और शत्रुघ्न भाई थे। ये वाक्य प्रयोग है। आगे चलते हैं। नंबर 3, अर्ध विराम। यह चिन्ह है। आप चिन्ह को ध्यान में रखेंगे क्योंकि परीक्षाओं में चिन्ह को देकर पूछ लिया जाता है कि यह पूर्ण विराम है, अल्प विराम है या फिर अर्ध विराम है। तो इसकी परिभाषा है पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकने के लिए इसका प्रयोग होता है।
जो अर्धविराम है इसकी परिभाषा है यह पूर्ण विराम से तो कम और अल्प विराम से अधिक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य प्रयोग है रमेश घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। ये यहाँ पर अर्धविराम लगा हुआ है। नंबर 4 प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। परिभाषा है प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में जिज्ञासा प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में जिज्ञासा प्रकट करने के लिए किया जाता है। वाक्य प्रयोग है आप कल कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों इसमें मैंने ज़्यादा परिभाषाओं के पॉइंट को न रख करके सटीक पॉइंट को ही रखा है, सटीक बिंदुओं को ही रखा है, जिससे कि बस सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्ह की पहचान हो और उसके बारे में जानकारी मिले और वाक्य प्रयोग। तो इसी तरह सभी चिन्हों के बारे में रखा गया है। आगे चलते हैं। नंबर 5 आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। परिभाषा है हर्ष, शोक, आश्चर्य या घृणा जैसे तीव्र भाव को व्यक्त करने के लिए आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य प्रयोग है वह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये जो चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर यह विस्मयादिबोधक या आश्चर्यवाचक चिन्ह है। आगे देखते हैं। नंबर 6 निर्देशक चिन्ह। यह निर्देशक चिन्ह है। इसकी परिभाषा है कि किसी बात का उदाहरण देने, संवाद लिखने या अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य प्रयोग है गुरुजी ने कहा हमेशा सत्य बोलो। ये यहाँ पर बीच में निर्देशक चिन्ह आया है। नंबर 7 कोष्ठक। ये कोष्ठक चिन्ह है। इसकी परिभाषा है कि वाक्य के भीतर किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट और अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के भीतर किसी भी शब्द के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य प्रयोग है दशरथ के पुत्र ने रावण का वध किया। तो दशरथ के पुत्र यानी कि राम ने रावण का वध किया। तो यह कोष्ठक में बताया गया है। नंबर 8 अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। ये चिन्ह आप ध्यान रखेंगे। परिभाषा है किसी के कथन को बिना बदले ठीक उसी रूप में लिखने के लिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी के कथन को बिना बदले ठीक उसी रूप में लिखने के लिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य प्रयोग है जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह पूरा उद्धरण चिन्ह में बंद है। तो ये जो चिन्ह लगे हुए हैं यही उद्धरण चिन्ह हैं। उपविराम नंबर 9 ये उपविराम का चिन्ह है। परिभाषा है जहाँ किसी शब्द या विषय को अलग से रेखांकित या प्रस्तुत करना हो उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ किसी शब्द या विषय को अलग से रेखांकित या प्रस्तुत करना हो उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य प्रयोग है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये उपविराम चिन्ह है। आप इसको ध्यान रखेंगे उपविराम चिन्ह। नंबर 10 विवरण चिन्ह। परिभाषा है किसी विषय की जानकारी या विवरण अगली पंक्ति में विस्तार से देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य प्रयोग सर्वनाम के निम्नलिखित भेद हैं। ये जो अंतिम में ये प्रयोग किया गया है यही विवरण चिन्ह है। नंबर 11
पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है। परिभाषा है ऊपर लिखे शब्द को दोबारा नीचे लिखने से बचने के लिए समय बचाने हेतु पुनरुक्ति सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति सूचक जैसे कि वाक्य प्रयोग रमेश कुमार 10वीं कक्षा, दिनेश, ये जो चिन्ह आया है पुनरुक्ति सूचक, ये कुमार के लिए आया है 11वीं कक्षा। जैसे कि 1 किलो, और फिर हम नीचे 2 लिख करके और ये निशान लगा दे तो ये किलो के लिए आया है, ना हम किलो से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग लगा देते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 12 लाघव चिन्ह। किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को छोटा करके पहले अक्षर के आगे शून्य लगाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, पूरा डॉक्टर है इस तरह ना लिख करके सिर्फ इस तरह लिखना ही, इस तरह ना लिख के इस तरह लिखना लाघव चिन्ह का प्रयोग बताता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संख्या 13 लोप चिन्ह। वाक्य में जब कुछ शब्द या पूरा अनुच्छेद छोड़ दिया जाता है तो उसे लोप चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि वाक्य प्रयोग मैं सब कुछ करूँगा पर, यहाँ पर वह कुछ कहना चाहता था और उसने नहीं कहा, इसके लिए बीच में लोप चिन्ह होता है। तुम मेरा साथ मत छोड़ना, आप इसे ध्यान रखेंगे। संख्या 14 पाद चिन्ह या रेखांकन, ये इसका चिन्ह होता है। परिभाषा वाक्य में किसी मुख्य शब्द या पद के नीचे लाइन खींचकर उसे महत्वपूर्ण दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य प्रयोग है गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो यहाँ पर गोदान के लिए पाद चिन्ह, क्योंकि गोदान के बारे में बताया गया कि गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, तो जिस चीज के महत्व को बताया जाता है उसी के नीचे रेखांकित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संख्या 15 दीर्घ उच्चारण चिन्ह। इसकी परिभाषा है छंदों में 2 मात्राओं गुरु स्वर के उच्चारण को दर्शाने के लिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य प्रयोग राम, तो राम को राम न कह करके राम, तो राम, रा शब्द को जब हम खींचते हैं तो उसके लिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको हम गुरु चिन्ह भी कहते हैं। संख्या 16 पाद बिंदु या नुक्ता। ये नुक्ता किसी भी शब्द के जो अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं उनके नीचे लगाया जाता है। परिभाषा है अरबी फारसी या उर्दू ध्वनियों के सही उच्चारण को दर्शाने के लिए वर्ण के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं कै, ख, ग, ज, फ। इन शब्दों के नीचे ही नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी साहित्य में नुक्ता लगाने का प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लागू किया गया। वाक्य प्रयोग है उसकी गज़ल बहुत प्रसिद्ध है, तो ये जो गज़ल है इसके नीचे ग और जय के नीचे नुक्ता लगा हुआ है जो कि शब्द में झंकार पैदा करते हैं। शब्द में किसी भी शब्द में झंकार पैदा करने के लिए ही नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। नंबर 17 हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह, ये इसका चिन्ह है। परिभाषा है लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाए तो उसे ऊपर लिखने के लिए नीचे यह चिन्ह लगाते हैं। जब
हम कोई वाक्य लिखते हैं और लिखते समय उसके बीच में कोई शब्द छूट जाए तो उसे दर्शाने के लिए ही हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग, राम कल दिल्ली जाएगा, तो यह चिन्ह यहाँ लगेगा, उसके नीचे फिर दिल्ली लिख दिया जाएगा, तो राम कल दिल्ली जाएगा। ये त्रुटिबोधक चिन्ह है। किसी भी वाक्य में त्रुटिबोधक चिन्ह ऐसे ऊपर लगाया जाता है और जो शब्द लिखना चाहते हैं वो उसके नीचे लिख दिया जाता है। संख्या 18, टीका सूचक चिन्ह। ये टीका सूचक चिन्ह हैं। ये इस तरह भी हो सकते हैं। ये तो इसकी परिभाषा है, पन्ने के अंत में किसी शब्द पर विशेष विवरण देने के लिए शब्द के ऊपर लगाया जाता है, जिसे हम स्टार कहते हैं। यही टीका सूचक शब्द होता है। वाक्य प्रयोग है, इस पुस्तक की मुख्य विशेषताएं और टीका सूचक चिन्ह पृष्ठ के अंत में देखें। यानी कि इस पुस्तक की मुख्य विशेषताएं पृष्ठ के अंत में देखें। इसे दर्शाने के लिए खाली इस पुस्तक की मुख्य विशेषताएं लिख करके और पृष्ठ के अंत में देखे के लिए टीका सूचक शब्द का प्रयोग लगा दिया जाता है। और अंत में भी टीका सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका महत्वपूर्ण प्रयोग हिंदी व्याकरण में एक वाक्य, जैसे हमने कोई शब्द लिखा या कोई वाक्य लिखा, तो उस वाक्य के बारे में अलग से कुछ विशेषताएं बताने के लिए, उसके अलग से कुछ विशेषताएं बताने के लिए हम उस शब्द को टीका सूचक शब्द लगा करके छोड़ देते हैं। ऐसे जैसे हमें बताना है कि मोहन ने विशेष तौर पर यह कार्य किया, तो यहाँ पर हम विशेष जो बोल रहे हैं, इस विशेष के लिए टीका सूचक शब्द लगा करके अलग से टीका सूचक शब्द लगाकर उसका अर्थ लिख दें, तो इस टीका सूचक शब्द इसीलिए काम में आता है। संख्या 19, तुल्यता सूचक चिन्ह। परिभाषा, दो पदों की बराबरी या उनके अर्थ की समानता प्रकट करने के लिए तुल्यता सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाक्य प्रयोग है, अशिक्षित और अनपढ़, तो अशिक्षित और अनपढ़ का अर्थ एक ही है, इसीलिए इनके बीच में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे बराबर का चिन्ह भी कहते हैं। संख्या 20, समाप्ति सूचक चिन्ह। परिभाषा है, किसी भी अध्याय, कहानी या पूरी पुस्तक के पूर्ण रूप से समाप्त होने पर समाप्ति सूचक चिन्ह लगाया जाता है, और जो चिन्ह लगाया जाता है, लगाए जाने वाले संकेत को ही समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। वाक्य प्रयोग, पाठ के अंत में लिखा जाता है। जैसे भी हमने कोई कहानी, कोई पाठ, कोई कविता, जब हम उसे समाप्त कर देते हैं, उसे पूर्ण कर देते हैं, तो उसके अंत में इस तरह लगाया जाता है। इसे ही समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। जो किसी पाठ, कहानी, पुस्तक, कविता, जो हमने अपना कोई भी कार्य पूर्ण कर दिया है, उसके अंत में हम इस शब्द को लगा करके समाप्ति सूचक चिन्ह को लगा करके कहानी, कविता, पाठ या अपने किसी भी कार्य को समाप्त होने की जानकारी देते हैं। इसे ही समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। दोस्तों, इस क्लास में हमने हिंदी व्याकरण में कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को पढ़ा, उसकी परिभाषा देखी। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक क्लास सिद्ध होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।